ओके, थैंक यू। सो चलिए, तो सभी को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर सभी को ढेर सारी बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को, आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरे करें और आप प्रगति के रास्ते पर चलें। तो ऐसे ही आज उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए महात्मा गांधी जी के विचारों को आज हम लेते हैं, अपनाते हैं। मौन, उनका विचार है, मौन एक बहुत ही अच्छा भाषण है। मौन यानी चुप रहना, चुप रहना एक बहुत ही अच्छा भाषण है। अगर आप इसको अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपको सारी दुनिया सुने लगेगी। मौन एक ऐसा भाषण है, एक ऐसा स्पीच है, यानी मौन रहना एक ऐसा स्पीच है कि अगर आप उसको अपना लेंगे तो अपनाने से सारी दुनिया एक दिन आपको सुनने लगेगी। तो मौन रहना ज्यादा बेहतर है, चुप रहना ज्यादा बेहतर है। भगवान ने दो कान दिए हैं, एक मुंह दिया हुआ है। दो कान दिए हैं सुनने के लिए ज्यादा, बोलने के लिए कम। तो हमें बोलना कम है, जितना बोलना है तौल करके बोलना है। तो तौल करके बोलेंगे, सुनेंगे ज्यादा लोगों का, तो हम आगे जाएंगे। हम जो बात अपनी कहना चाह रहे हैं वह मौन से हम कर सकते हैं। तो वैसे ही अभी हाल में जितने सारे लोग आपकी उपेक्षाएं कर रहे हैं, जितने सारे लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जितने सारे लोग आप लोग की आलोचना कर रहे हैं, उन सारी आलोचनाओं को एक आशीर्वाद के रूप में उसको स्वीकार कर लीजिए। समय का इंतजार करिए और उससे निरंतर अपने आप को प्रगति के रास्ते पर लेके जाइए। एक दिन वह जरूर आएगा जिस दिन आपका यह मौन, आपकी यह प्रतिज्ञा, आपका यह परिश्रम उनको इसका परिणाम दिखाएगा। यानी वह इस दिन को जब आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे, तभी आपका मौन उनको प्रदर्शित करेगा कि मौन किस लिए थे। वो मौन, वह व्यक्ति किस लिए था, तो आज उसके मौन का पता आज चल रहा है। तो ऐसे ही मौन रहना ज्यादा बेहतर। चलिए, तो इसी सुविचार के जरिए आज हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेंगे आज का जो सेशन है, सेम लर्निंग से ही आगे बढ़ रहा है। हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ रहे थे, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के आगे जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो अधिगम अंतरण के सिद्धांत, हमने अधिगम अंतरण पढ़ा, अधिगम अंतरण के प्रकार पढ़े। 3 प्रकार हमने अधिगम अंतरण के पढ़े थे कल। तो 3 अधिगम अंतरण के आगे हम चलेंगे, पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच अधिगम अंतरण के सिद्धांत लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसको कहते हैं थियरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो किस सिद्धांत पे यह जो है प्रस्तुत है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमने कल इसके पहले चर्चा करी हुई थी कि क्या होता है। हमने इसके पहले कल, जो हमारा कैमरा बंद हो गया, चलिए, तो कोई बात नहीं है, कैमरा वापस से ऑन हो जाएगा। तो हमने इसके पहले पढ़ा हुआ था कि अधिगम के जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है उसके कितने प्रकार है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के हमने प्रकार पढ़े हुए थे, उसको भी हमने जाना हुआ था। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के हमने पढ़ा हुआ था क्या, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये हमने उसके अंतर पढ़े हुए थे। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को भी हमने जाना हुआ था। तो थोड़ा सा ब्रीफ उस पर हम चल लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ चर्चा करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि हमको आज का जो सेशन जो हमको लेना है उसको, उसके बारे में क्या पढ़ना है वो समझेंगे। चलिए, तो समझ लेते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ लिया है और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के प्रकार पढ़ लिए। तो प्रकार में हमने 3 प्रकार पढ़े हुए थे। 3 प्रकार मुख्य जो प्रमुख है, जो गौण है, जो प्रमुख है उनको, और हमने गौण वाले को भी पढ़ा हुआ था। प्रमुख भी पढ़ा था और गौण भी पढ़ा था। तो प्रमुख में हमने क्या पढ़ा था, तो पढ़ा था हमने सकारात्मक, नकारात्मक, यानी धनात्मक, जिसको कहते हैं धनात्मक, सकारात्मक या धनात्मक। हमने पढ़ा था क्या, धनात्मक, हमने पढ़ा था ऋणात्मक, हमने धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। ये तो थे 3, क्या, ये थे 3 मुख्य, 3 प्रमुख थे। 3 प्रमुख के अलावा हमने गौण भी पढ़े हुए थे। हमने 3 प्रमुख के अलावा गौण क्या पढ़े हुए थे, हमने पढ़ा हुआ था क्या, 37, 37, हमने पढ़ा हुआ था 37 यानी ऊर्ध्व, 37, 37 पढ़ा हुआ था, 37 अंतरण। फिर हमने ऊर्ध्व अंतरण पढ़ा हुआ था, हमने ऊर्ध्व अंतरण पढ़ा हुआ था।
क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण। क्षैतिज अंतरण कहते हैं हॉरिजॉन्टल, जो पैरेलल चलता है, पैरेलल चलता है उसको हमने पढ़ा हुआ था। ऊर्ध्व अंतरण में पढ़ा था जो सीधे होता है, जो सीधी रेखा पड़ती है उसको कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण। फिर हमने पढ़ा हुआ था एक पार्श्वी, हमने पढ़ा हुआ था एक पार्श्वी यानी एक पक्षीय, इसको कह सकते हैं एक पार्श्वी या एक पक्षीय, एक पक्षीय। और दूसरा हमने पढ़ा हुआ था द्विपक्षीय, एक पक्षीय अंतरण, और फिर हमने पढ़ा हुआ था द्विपक्षीय या द्विपार्श्वी, द्विपक्षीय। हाँ, एक पक्षीय द्विपक्षीय। एक पक्षी में हम एक हाथ की स्किल को, और द्विपक्षी में दोनों हाथ की स्किल्स को। एक हाथ की स्किल, अगर हमारा एक हाथ में कुछ खराब हो गया है तो हम दूसरे हाथ से उसी चीज को यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो एक पक्षी कहते हैं। वहीं दूसरे पक्षी में कि हमने हमारे दोनों हाथों में काम आ रहा है, हम दोनों हाथों को सीखे हुए और आने वाले समय में इसका दोनों का उपयोग करते हैं। तो ये एक पक्षी, द्विपक्षी, क्षैतिज और ऊर्ध्व, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये चीज सब चीजें हमने पढ़ ली हुई थी। धनात्मक क्या होता है कि हमने कोई स्किल सीखी हुई है और सेम वैसी ही स्किल हम आगे बढ़ रहे हैं, सेम वैसी ही स्किल को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो उसे कहते हैं धनात्मक। और ऋणात्मक क्या होती है, हमने कोई चीज सीखी हुई है और वह सीखा हुआ चीज हमारे बीच में आकर के आड़े हो रहा है, वो हमारे बीच में आड़े पड़ रहा है, वो हमें आकर के तकलीफ पहुंचा रहा है, उसे कहते हैं ऋणात्मक। शून्य क्या होता है कि ना तो वह आपको सकारात्मक रूप से आपको सहायता करे, और ना ही वह आपको जो है वह आपको किसी प्रकार का बाधा पहुंचाए। तो ना तो वह आपको आगे प्रगति के रास्ते पर लेके जाए, ना बाधा पहुंचाए, इसे कहते हैं शून्य। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया हुआ था किसका, कि चित्रकारी का कौशल, और जो है चित्रकारी के कौशल से अगर आप आगे बढ़ते हैं सिलाई के कौशल में, तो वह क्या होगा, वह शून्य अंतर होगा। तो इतना तो हमने समझ लिया हुआ था ये क्या क्या होते हैं। चलिए अब हम ये समझेंगे कि इसको बनाने के लिए, इसको जो ये शून्य अंतरण है और ये अंतरण है धनात्मक, ऋणात्मक, क्षैतिज, इसका कहां से आया, कोई तो सिद्धांत होगा, किसी सिद्धांत के आधार पे यह बात करी गई होगी। बिना सिद्धांत के आधारों पर कोई बात नहीं कही जाती है। तो वो सिद्धांत का आधार क्या है उसको समझते हैं। चलिए उस सिद्धांत का आधार क्या है उसको समझ लेते हैं कि इसके सिद्धांत क्या है। तो आज हम वही सिद्धांत के बारे में समझेंगे कि वो सिद्धांत क्या है। चलिए उन सिद्धांतों को समझ लेते हैं। चलिए आप लोगों के सामने बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिख रहा है, तो हम उसी सिद्धांतों को लेकर के चलेंगे। सिद्धांत क्या है उसको पढ़ेंगे। तो सिद्धांत में सबसे पहले जो है वो सिद्धांत आपके बीच जो है प्रस्तुत मैं कर देता हूं, और उसके बाद आगे बढ़ता हूं। सिद्धांतों को आपके बीच प्रस्तुत करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए वह सिद्धांत क्या है, वह सिद्धांत कुछ इस तरह से है। वह सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत में कुछ इस तरह से है। पहले तो लिख लेते हैं ऊपर की हमको पढ़ना क्या है। ऊपर लिखना है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, में आगे लिख देंगे थियरीज, थियरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्योंकि मैं अभी इसके पहले तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा था, पीके दिखा रहा था, अब हमको आगे समझना है थियरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दिख रहा है ना सभी को, ऊपर का कट रहा है सर? थोड़ा सही है सर, दिख रहा है अब हो गया। मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। हाँ, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, प्रकाश भी बराबर है ना, कहीं प्रकाश में कोई तकलीफ नहीं है ना। चलिए तो सर। हाँ कोई बात नहीं है, होगा तो जहां कहीं भी समस्या होगी आप लोग मुझे बताइएगा प्लीज। चलिए तो समझ लेते हैं। टीटीसी 2021 कोई जुड़ा हुआ है कोई, चलिए तो थियरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसके बारे में समझते हैं। कौन कौन सी ऐसी मुख्य थियरी है, कौन कौन से ऐसे मुख्य सिद्धांत है उसके बारे में समझेंगे। तो मुख्य सिद्धांतों को समझ लेते हैं। सबसे पहला मुख्य सिद्धांत उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। मैं ही लिखता हूं और इसी के आगे फिर मैं इस पर चर्चा भी करूंगा। क्या कहते हैं, पहले को कहते हैं मानसिक, मानसिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत जो है उस दूसरे वाले सिद्धांत को कहते हैं क्या, समान अवयव का सिद्धांत। दूसरे वाले सिद्धांत को कहते हैं समान अवयव का सिद्धांत। इन सभी को हम थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करेंगे कि यह होता क्या है, समान अवयव का सिद्धांत क्या होता है, क्योंकि इसी पर यह जो है हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बेस है और इस पर प्रश्न आते हैं। समान अवयव का सिद्धांत, और जो तीसरा है उसको कहते हैं सामान्यीकरण का सिद्धांत। तीसरे को कहते हैं सामान्यीकरण का, सामान्यीकरण का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। और जो चौथा सिद्धांत है उस चौथे वाले सिद्धांत को कहते हैं क्या, आरोपण का सिद्धांत।
चौथे वाले सिद्धांत को कहते हैं आरोपण का सिद्धांत। आरोपण का सिद्धांत। और जो पांचवा वाला है उस पांचवे वाले को कहते हैं सीखना को सीखने का सिद्धांत। सीखना सीखने का सिद्धांत। सीखना सीखने का सिद्धांत। ये जो है ये मुख्य सिद्धांत है। ये मुख्य सिद्धांत है 5। क्या? तो पहला है मानसिक अनुशासन। अनुशासक नहीं, अनुशासन है। हाँ चलिए, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, आरोपण का सिद्धांत और सीखना सीखने का सिद्धांत। अब ये 5 सिद्धांत है। इन पांचों सिद्धांतों को हम क्या करेंगे? हम समझेंगे। इन पांचों सिद्धांतों को हम समझेंगे कि ये होते क्या है, ये होते क्या है, इनके बारे में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मानसिक अनुशासन का सिद्धांत से हम समझ सकते हैं कि इसमें मानसिक से तात्पर्य है, कुछ तो दिमाग से तात्पर्य है। अब यहाँ पे अगर हम सामान्यीकरण की बात करेंगे तो सामान्यीकरण में भी क्या कह रहा है कि किसी भी चीज को जनरलाइज किया जा रहा है। कोई भी चीज सीखी हुई है उसको जो है वह जनरलाइज किया जा रहा है। जैसे हम कह रहे हैं कि हम पढ़ते हैं क्या, तो स्पेसिफिक टू जनरल हमने पढ़ा हुआ है ना, तो हमने कोई चीज स्पेसिफिक पढ़नी है उसको हमको जनरलाइज करना है। तो ये चीजें हमको क्या करनी है? पढ़नी है। चलिए, तो ये 5 सिद्धांत है। इन पांचों सिद्धांतों के आधार पे जो है यह पूरा जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो बेस है। चलिए हम एक एक को समझते हैं। एक क्या है, एक को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे किसको? मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। तो मानसिक अनुशासन के सिद्धांत को क्या कहते हैं? सबसे पहले तो इसको कहेंगे क्या, अंग्रेजी में समझ लेते हैं, थियरीज ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। थियरी ऑफ या थियरीज ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। मेंटल डिसिप्लिन इसको कहेंगे थियरीज ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। हाँ, थियरीज ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। तो ये मेंटल डिसिप्लिन क्या है? इसको यह निर्भर करता है किस पर कि आप अपने मन में कैसा विचार बनाते हैं, कैसा विचार रखते हैं। आप अपने मन में कैसा विचार रखते हैं, किस प्रकार का सोच रखते हैं, उस आपके सोच पे, आपके विचार पे यह निर्भर करता है। यानी आपने कोई भी चीज पहले सीखी हुई है, जैसे बात करने की कोई सी चीज, तो आपने मैंने इसके पहले आपको सिखाया था लर्निंग क्या होती है। तो लर्निंग को मैंने कहा था KB², यानी के चेंज इन नॉलेज, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिलीफ। ये आपने सीख लिया हुआ था। आप इसके पहले जानते हो कि आपने पहली क्लास में पढ़ा हुआ था, सेकेंड, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे ग्रेजुएशन तक पढ़ लिया। अब ग्रेजुएशन के बाद आप ये कोर्स कर रहे हैं या फिर आप एक पीटी का जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आपने पहले सीख ली, उसके आधार पर सारी चीजें आपको नहीं मिल रही है। तो जब आपका पुराना सीखा हुआ, जब पुराना कोई चीज आपके ज्ञान में है और उसके आधार पर कुछ जो है आप विकास करते हैं, उसे कहते हैं क्या? मेंटल डिसिप्लिन। मेंटल डिसिप्लिन में होता क्या है, और इसे एक बात कहें तो ये वाले जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है। यह सबसे पुराना सिद्धांत है। चलिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। तो यह क्या है? यह सबसे पुराना सिद्धांत है। यह सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत में बात किसकी होती है? इस सिद्धांत में यह देखते हैं कि जैसे मेंटल डिसिप्लिन है, यहाँ पे सारी बातें हमारे मानसिक द्वंद्वों को लेकर के बात होती है। मानसिक द्वंद्व से क्या तात्पर्य है कि मन में क्या क्या चलता है, तो मन में क्या क्या प्रदर्शित होता है। तो मन में हमारा क्या होता है, मस्तिष्क में तो हम किसी का ध्यान करते हैं, स्मृति करते हैं, या फिर हम उसमें से कोई तर्क लगाते हैं, लॉजिक करते हैं, कल्पना करते हैं। ये सब हमारा क्या है? मेंटल डिसिप्लिन है। तो जैसे तर्क करना, ध्यान लगाना, समझना, कल्पना करना, ये सब करना के आधार पर, इनके आधार पर क्या करते हैं, हम उस चीज को रिकॉल करते हैं। रिकॉल करना मतलब उसको पुनः से प्राप्त करना, जिसको कि बताया हुआ किसने? ब्रूनर ने भी बताया हुआ, जिसको कि जो है ब्लूम की टैक्सोनॉमी में नॉलेज कॉग्निटिव डोमेन में बताया गया है। तो कॉग्निटिव डोमेन में ये सारी बातें करी गई हैं कि तर्क, ध्यान, समझना, कल्पना, ये सब जो है वो सब उसमें बताई गई। इसी के आधार पे, इसी के प्रभाव से कि ध्यान, तर्क लगाया। अच्छा क्या हो सकता है, मान लीजिए हमने यहाँ पे ये एक चित्र बनाया, ये चित्र बनाया, आपको ये चित्र बना करके दिखाया कि ये जो है चित्र है, ये चित्र किसका है?
यह चित्र किसका है? तो आपने क्या किया, ऐसा कहीं आपने चित्र देखा हुआ था, इसके पहले आपने ऐसा कहीं चित्र देखा हुआ था, तो इस चित्र के आधार पे क्या करोगे, आप समझोगे, आप तर्क लगाओगे। यह चित्र कुछ समझा समझा सा लग रहा है, यह चित्र जो है आम का है, यह चित्र आम का है, और इस पे आप ध्यान लगाओगे कि यार ये चित्र जो है ऐसा है। या हमने कह दिया कुछ और चीजें रखी हुई है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक, छोटे बच्चों से बड़े बच्चों तक हमने कह दिया। अब अभी छोटे बच्चों को ले रहा हूं मैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ वस्तुएं बना दी, यानी यहाँ पे हमने एक चित्र बना दिया, एक चित्र यहाँ पे बना दिया, एक चित्र यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे चित्र जो है वो आम का है, यहाँ पे चित्र जो है वो सेब का है, और यहाँ पे चित्र जो है वो अंगूर का है। अब हमने कहा कि इसको मिलान करो, यहाँ पे सारे चित्र हैं, इसके चित्र हैं। अब चित्र है सेब, यहाँ पे है, सेब जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ, यहाँ बना हुआ है। इसको क्या करेगा बच्चा, यहाँ मिलाएगा, यानी तर्क लगाएगा, ये इससे यह संबंधित कर रहा है, इससे यह संबंधित कर रहा है, और इससे यह संबंधित कर रहा है। तो संबंधित करना वह क्या कह रहा है, वह क्या कर, उसी अपने अपने दिमाग में जो पहले की सोच है, जो पहले का तर्क है, जो पहले का ध्यान है, जो पहले का रिकॉल है, जो पहले का समझा हुआ है, वो सब कुछ क्या कर रहा है, उसके साथ में रिलेट कर रहा है। तो रिलेट कर रहा है, तो क्या कर रहा है, यहां से जो पहले वाली सीखी हुई चीज है, जो पहले वाली सीखी हुई चीज है, उसको वो ट्रांसफर कर रहा है क्या, नई वाली सिचुएशन में। ध्यान करना, ध्यान करना, पहले वाली सीखी में ये सब बच्चा पहले जानता है। आम को बच्चे को अपने पढ़ा दिया हुआ है, सेब को अपने पढ़ा दिया हुआ है, अंगूर को अपने पढ़ा दिया हुआ है, उसके आधार पे क्या होगा, ये जो है वो करेगा। चलिए अच्छा, मेरा एक सिंपल सा एक प्रश्न है, चैट बॉक्स में जरा उत्तर दीजिएगा, चैट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। यह किसका, यह कोनेटिव, कोनेटिव मोड, कोनेटिव डोमेन, मोड नहीं कहेंगे, डोमेन कहेंगे। चलिए, कोनेटिव डोमेन किसको कहेंगे, कोनेटिव डोमेन किसको कहेंगे, मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन देता हूं। यहाँ पे कहूंगा कि कॉग्निटिव, एक सिंपल सा आपके लिए आप रिकॉल करिएगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, तुरंत जवाब दीजिएगा चैट बॉक्स में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। मैंने बताया हुआ है, हालांकि मैंने स्पेसिफिक करके नहीं बताया, बट मैंने आपको बताया हुआ जरूर है। बताइएगा किसको कहेंगे, जवाब, जवाब। सर हेडिंग नहीं दिख रही है, हेडिंग नहीं दिख रही है दीनू, हाँ सभी को नहीं दिख रही है, खाली दीनू को नहीं दिख रही है। अच्छा जवाब दीजिए इसका, कोनेटिव डोमेन इन तीनों में से किस में आएगा, जवाब, कोनेटिव डोमेन इन तीनों में से किस में आएगा, जवाब 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 जवाब, कोनेटिव डोमेन इन सभी में से किस में आएगा, कोनेटिव डोमेन नहीं, ये अलग है, कॉग्निटिव अलग है और कोनेटिव अलग है, कॉग्निटिव अलग है और कोनेटिव अलग है। तो ये इसके तहत नहीं आता है, कॉग्निटिव कोनेटिव के तहत नहीं आता है, कॉग्निटिव ये कोनेटिव जो है अफेक्टिव के तहत आता है। तो ये यहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने बताया हुआ था, हालांकि मैंने मेन तो यही बताया हुआ था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये मैंने 3 बताया हुआ था। आप, मैंने इस पर फोर्स नहीं किया होता, देखिए यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फिक्स नहीं हुई है, इसलिए नहीं हुई है कि मैंने इस पर एक्सरसाइज नहीं करवाया हुआ था। मैं अगर इस पर एक्सरसाइज करवाता तो आप इन तीनों को रिलेट कर लेते थे तुरंत। चलिए एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि आपने इसको मैंने इस पर फोर्स नहीं किया हुआ था, बस मैंने ऐसे ही बताया हुआ था, मैंने तुरंत पूछ लिया, तो आप इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप इस पर जवाब नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे अब मैं एक दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, इस प्रश्न पे तो आपका जवाब नहीं आया। चलिए मैं कहता हूं कि इसमें से ये किस में आएगा, ये तीनों में से एक मैं शब्द यहाँ पे कहता हूं, वह शब्द किस में आएगा, हैंड, हैंड किसके तहत आएगा, हैंड किसके तहत आएगा, फटाफट जवाब दीजिए, तो एक मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगे। या हैंड किसमें से आएगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर में से हैंड किसके तहत आएगा, किसमें, या हैंड कॉग्निटिव में जाएगा, हैंड अफेक्टिव में जाएगा, या हैंड साइकोमोटर में जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, किसमें जाएगा, तो वह साइकोमोटर में जाएगा। हैंड किसमें जाएगा, साइकोमोटर में जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, ये जाना हुआ है, ये आपने सीखा हुआ है, ये सीखा हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुई, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुई। अब ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किस पर निर्भर करी, ये निर्भर करी कि आपका पूर्व ज्ञान क्या है। वही यहाँ पे कहा रहा है कि तर्क, ध्यान, समझना, कल्पना। यहाँ पे कुछ लोगों ने तर्क लगाया, कुछ लोगों ने तर्क लगाया कि यहाँ कोनेटिव है तो कॉग्निटिव भी हो सकता है, कोनेटिव है तो कॉग्निटिव भी हो सकता है, इस पर उन्होंने तर्क लगाया, जबकि वह तर्क क्या था, वह गलत था, वह तर्क गलत था, वह तर्क गलत था। क्यों गलत था, वह क्यों गलत था, क्योंकि इससे संबंधित नहीं। यहाँ पे हैंड को आपने समझ लिया, हैंड का मतलब होता है साइकोमोटर, काम करना, और अफेक्टिव का मतलब होता है कि वहां पे अफेक्शन करना, तो वहां पे हर्ट होगा, और कॉग्निटिव का मतलब होता है काम करना, कॉग्निटिव का मतलब होता है कि दिमाग में सोचना, तो यह जो है उससे होगा, यह किससे होगा, इससे होगा। आपने पुराना जो ज्ञान हो, उस पुराने ज्ञान को आपने क्या किया, दूसरे से रिलेट कर दिया,
दूसरे से रिलेट कर लिया, वह क्या किसमें आ गया, वह इसमें आ गया। चलिए तो यहाँ पे अब हमने समझ लिया ये सारी बातें। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हमने समझ लिया पहला वाला, क्या पहला वाला सिद्धांत हमने समझ लिया, पहला वाला थियरी हमने समझ लिया। पहली वाली थियरी को क्या कहते हैं, तो पहली वाली थियरी को कहते हैं थियरीज ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। यह सबसे पुराना सिद्धांत है। इसमें तर्क, ध्यान, समझना, कल्पना करना के आधार पर व्यक्ति जो है वह पुरानी लर्निंग को ट्रांसफर करता है नई लर्निंग में, के आधार पर अधिगम का अंतरण करता है। चलिए ये वाला टॉपिक हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया, ये हमने फिनिश कर लिया इतना। चलिए अब बात करते हैं समान अवयव का सिद्धांत। अब हम आगे बढ़ेंगे। समान अवयव का सिद्धांत, इस समान अवयव के सिद्धांत को क्या कहते हैं, इस समान अवयव के सिद्धांत को क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान अवयव का सिद्धांत जिसको कहते हैं आइडेंटिकल एलिमेंट्स, थियरीज ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, इसको समझ लेते हैं ये क्या है। हाँ चलिए, थियरीज ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, यह किसने दिया हुआ, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं इसको दिया किसने। यह जो पुरानी सिद्धांत है, इस पर कोई बहुत किसी ने दिया हुआ, ये इस पर जोर नहीं है, बट इसको किसने दिया हुआ, तो इसको देने का काम किसने दिया हुआ, बहुत ही फेमस लर्निंग थियरिस्ट है, जिनका नाम है थॉर्नडाइक। जिनका नाम क्या है, थॉर्नडाइक, उन्होंने दिया हुआ है। चलिए उनका नाम है थॉर्नडाइक, उन्होंने दिया हुआ। थॉर्नडाइक जी ने इसको दिया हुआ। ये क्या कहते हैं थॉर्नडाइक जी कहते हैं इसे देने का श्रेय थॉर्नडाइक को है। चलिए थॉर्नडाइक जी ने दिया हुआ, तो थॉर्नडाइक जी कहते क्या है, थॉर्नडाइक जी कहते हैं उनके कई सारे नियम हैं, जिसमें कि जो मुख्य नियम है क्या उन्होंने बताया हुआ कि लॉ ऑफ, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि पहला तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, और क्या, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, और एक कौन सा है, तीसरा कौन सा है, जवाब दीजिए आप लोग। तो चलिए तीसरा आप लोग बताइएगा। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के आगे जो है, इसमें इनका जो सब जो उसके नियम थे, सब नियम थे, उसे कहते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी, जिसको कहते हैं सादृश्यता का सिद्धांत। इसे कहते हैं सादृश्यता का सिद्धांत। ये इस पे प्रश्न बहुत आते हैं, सादृश्यता से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं, अब आने लगे हैं। तो ये लॉ ऑफ एनालॉजी, सादृश्यता का सिद्धांत दिया हुआ, इसमें कहते हैं कि जो पहले चीज दिखती है, सेम वैसी ही उसी दृष्टिकोण को आगे लेके जाना, वो कहते हैं क्या, वो उसे कहते हैं समान अवयव का सिद्धांत। एक उदाहरण के लिए समझते हैं। जैसे जो चीज जैसी दिखती है, हमने क्या किया, हमने मानव का अध्ययन किया, तो मानव जैसा जो भी हमें एलिमेंट दिखता है, हम सेम उसी का अध्ययन करते हैं। मानव को मानव जैसा, तो मानव का अध्ययन किया, तो मानव जैसा ही हम आगे जाकर के अध्ययन करें, तो वो चीज उसी में जाता है। जैसे मान लीजिए आपने टीचिंग का अध्ययन किया, आप लोग टीचर हो, आप लोगों ने टीचिंग का अध्ययन किया, तो आगे जाकर के क्या बनोगे, आपका आगे का अध्ययन, लर्निंग का ट्रांसफर कहाँ होगा, टीचिंग में होगा। कोई व्यक्ति अगर डॉक्टरी का पढ़ा हुआ है, किसी ने एमबीबीएस करा हुआ है, एमडी करा हुआ है, तो वह क्या करेगा, वह आगे जाकर के प्रोफेशन में उसका लर्निंग का ट्रांसफर उसी वे में होगा। इसी को कहते हैं समान अवयव का सिद्धांत, यानी आइडेंटिकल एलिमेंट। जो चीज उसमें है बिल्कुल सही जो जहां से अध्ययन किया हुआ, सेम वही उसी जगह पे जाती है। एक और एग्जांपल के तहत देखते हैं यहाँ पे। हाँ, ये सादृश्यता का नियम हो गया। अब हमको यहाँ से मिटा देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये लॉ ऑफ एनालॉजी पर डिपेंड करता है, ये समझ के रखिएगा। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इतिहास पढ़ा हुआ है, कोई लड़के ने इतिहास पढ़ा हुआ है, तो इतिहास का अध्ययन
इतिहास का अध्ययन कहाँ निर्भर करता है? हाँ, इतिहास का अध्ययन, हाँ सही बात है। हाँ, इतिहास का अध्ययन कहाँ निर्भर करता है? तो इतिहास का अध्ययन जो हम किसी ने किया हुआ है तो आगे जाकर के वो किस पर करेगा? वह नागरिक शास्त्र पर करेगा, नागरिक शास्त्र पर। यह कहा, यह अगर इतिहास में कोई, क्योंकि इतिहास में नागरिक की जीवन की सारी बातें होती है, इतिहास में नागरिक जीवन की सारी बातें होती हैं, तो इतिहास का अध्ययन किसी ने करा हुआ उसको नागरिक शास्त्र में बिल्कुल हूबहू वो पहुंच जाएगा। बट अगर कोई किसी व्यक्ति ने इतिहास का अध्ययन किया है और उसको कह दो चलो विज्ञान का अध्ययन करो, विज्ञान का अध्ययन करो, तो विज्ञान का अध्ययन उसके लिए क्या होगा? वो उसके लिए टफ फील होगा, उसके लिए वो कठिन फील होगा, कठिन उसको अनुभव होगा। तो इतिहास वाला व्यक्ति, आर्ट वाला व्यक्ति साइंस में जब जाएगा उसको जो है वहां पे मुश्किल फेस होगी, यानी उसका यह वाला लर्निंग यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा, जबकि इसकी यह लर्निंग यहाँ पे ट्रांसफर होगी। इतिहास में नागरिकों की बात होती है, इतिहास में एक कैडर की, एक हायरार्की की बात होती है कि कौन राजा होगा, उसके मंत्री कौन होंगे, उसकी प्रजा कौन होगी, उसके काम क्या होते हैं, ये सब उससे बात होती है। जबकि इतिहास में विज्ञान की बात नहीं होती है और विज्ञान में इतिहास की बात नहीं होती है। तो ये जो है विज्ञान का सीखा हुआ व्यक्ति इतिहास में जब जाएगा तो उसे समस्या होगी, और जो इतिहास वाला व्यक्ति विज्ञान में आएगा तो उसे समस्या होगी। समस्या कब नहीं होगी? यह समान अवयव कब बनेगा? यह और यह दोनों समान अवयव है। यह पढ़ा हुआ व्यक्ति यहाँ जाएगा तो उसे कोई समस्या नहीं होगी। इसी को देने का काम किया हुआ, इसी को एनालॉजी कहा हुआ कि एक, जिसको कहते हैं एनालॉजी में प्रश्न आते हैं, एजर्सन और रीजन, एजर्सन और रीजन, यानी इस एजर्सन से यह रीजन मैच करता है क्या, इस एजर्सन से यह रीजन मैच करता है, यानी समान आ रहा है, इसी से यह समान आ रहा है, इसीलिए कहते हैं क्या, ये एनालॉजी पर डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करता है, एनालॉजी पे जो प्रश्न आता है ना एजर्सन और रीजन पे, तो यह इसी पर निर्भर करता है। पहले एनालॉजी दे देगा कि अच्छा इतिहास में यह बात है, तो फिर कहेगा कि यह इसमें सारी बातें आती हैं, नागरिक जीवन इसमें आता है, तो क्या होगा, ये दोनों सही मैच करेगा, मैच करेगा, यानी वो एनालॉजी का पार्ट होता है, इसीलिए इसको देने का काम किया हुआ। चलिए, हाँ एक प्रश्न इसमें से चैट में से बता दिया है, वो क्या होगा, उसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। क्या कहते हैं उसे? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। उसे कहते हैं क्या? अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। चैट में से लिख करके जवाब आ गया है, अभ्यास का नियम। तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, इसी में से अलग से जो उनके और 5 जो है उसके सब कंपोनेंट है, उसमें एक एनालॉजी का भी बात करी गई है। एनालॉजी देने का काम किसने किया है? थॉर्नडाइक जी ने किया, और इसी थॉर्नडाइक के आधार पे यह समान अवयव का सिद्धांत बना हुआ है। चलिए, हमने यह भी पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, किसको, हम आगे बढ़ेंगे, किस पर चलेंगे? अब आते हैं सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का सिद्धांत आप लोग समझते हो, जानते हो, मैंने बहुत बार इस पे चर्चा करी हुई है, सामान्यीकरण के सिद्धांत पे मैंने बहुत बार चर्चा करी हुई है। कब कब करी हुई है? जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था, पेडागोजी में टीचिंग मेथड पढ़ा रहा था, तो पेडागोजी में टीचिंग मेथड मैंने पढ़ाया हुआ था क्या, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या जो है SDG, या हाँ हमने क्या पढ़ाया था, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना, यानी सिंपल कोई चीज है उसे सिंपल से जनरल की तरफ पहुंचना। हाँ, ब्लैक पेन चाहिए थी मेरे को। हाँ, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ पहुंचना। तो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ हम कैसे पहुंचेंगे? यह चीज, इसी को जनरलाइजेशन कहते हैं। एक एग्जांपल में कह दूं, अगर किसी ने कोई चीज सीखी हुई है, मान लीजिए हमें परिवार के बारे में पता है, एक मैं एग्जांपल बताता हूं, पहले एग्जांपल लेता हूं, फिर उसके बाद आगे समझाता हूं कि ये किसने दिया, कब दिया, किस रूप में दिया हुआ है, उसको बताता हूं मैं आपको। तो मान लीजिए हम एक परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, तो घर में क्या होता है, पूरा परिवार होता है, मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी सब लोग होते हैं, इसे कहते हैं परिवार। अब इस परिवार के बारे में बच्चा जानता है, तो जब कभी परिवार की संकल्पना के बारे में उसको कहा गया कि परिवार के बारे में लिखो, परिवार के बारे में लिखो, तो परिवार के बारे में बच्चा पूरा एक्सप्लेन करेगा, मेरे घर में मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरी दादी है, मेरे दादा है, मेरा बड़ा भाई है, मेरी छोटी बहन है, और मेरे जो है चाचा है, मेरी चाची है, चाचा का लड़का है, चाचा का लड़की है, और मेरे घर में मेरा एक डॉगी भी है, मेरी एक जो है वो दूसरी मेरी एक गाय भी है। तो ये सब चीजें उसके घर के परिवार की है। तो वो क्या कर रहा है, पूरा चीज बिल्कुल व्याख्या कर रहा है, जनरलाइज कर रहा है। तो ये जनरलाइजेशन क्या होता है, वह सामान्यीकरण के सिद्धांत के आधार पर होता है। अब ये जनरलाइजेशन कब होगा, ये ट्रांसफर यहाँ इस घर को ये जो घर में चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो लोग हैं, इनको वो क्या कर रहा है, एक परिवार के रूप में एक्सप्लेन कर रहा है, एक परिवार के रूप में एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे ये परिवार के रूप में एक्सप्लेन कर रहा है, यानी यहाँ चीज सीखी हुई चीज को ये इसमें क्या कर रहा है, जनरलाइज कर रहा है, पूरा डीप बता रहा है। ये यहाँ पे लर्निंग का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे यहाँ पे लर्निंग का ट्रांसफर हो रहा था क्या,
कि बस ज्ञान के आधार पे वो जाकर के बातों को बता रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि उसको बिल्कुल साथ साथ में लेके आ रहा था, सेम चीज वहां लेके जा रहा था। इसे कहते हैं समान अवयव का सिद्धांत। जबकि यहाँ में क्या है, जब कोई ज्ञान सीखा हुआ उसको पूरा व्याख्या करना, जनरलाइज करना, यह डिपेंड करता है किस पे? ये डिपेंड करता है सामान्यीकरण के सिद्धांत पे। चलिए ये देख लेते हैं इसको किसने दिया हुआ, इनको पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो सामान्यीकरण का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स जड ने दिया हुआ है। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया हुआ है? चार्ल्स जड। सामान्यीकरण सिद्धांत देने का काम चार्ल्स जड ने दिया हुआ है। इसे कहते हैं थियरीज ऑफ जनरलाइजेशन। पहले इसको लिख देते हैं, थियरीज ऑफ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन ये इसका अंग्रेजी नाम है। अब इसको कहते क्या है, ये है क्या, इसमें ये चीज इसमें एक्चुअल में है क्या? तो इस सिद्धांत को देने का काम 1908 में, कब? 1908 में इस सिद्धांत को देने का काम 1908 में चार्ल्स जड चार्ल्स जड ये देने का काम इन्होंने किया हुआ था। चार्ल्स जड ने देने का काम जो है, यह सिद्धांत देने का काम क्या होता है? इस सिद्धांत का बात क्या है? इस सिद्धांत का बात मैंने बताया था कि जैसे एक तो मैंने आपको परिवार का एग्जांपल दिया, दूसरा क्या है, इसको वो कहते हैं, इसको ये क्या कहते हैं, इसको समझाते कैसे हैं? या कहते हैं कि जैसे किसी ने गणित के नियम, अंकों का ज्ञान प्रयोग या जो उसके प्रमेय निर्मेय, ये सब मतलब गणित की बात है, निर्मेय सीख लिया है, ये सब सीख लिया है। अब इसका प्रयोग वो आगे जाकर के क्या करेगा? अब इसको को ये गणित के नियम, अंकों का ज्ञान, प्रयोग, प्रमेय, निर्मेय, अब इस पर अगर कोई प्रश्न आया, कोई सवाल आया तो उसको क्या करेगा? उसको वो हल कर पाएगा, उसको सॉल्व कर पाएगा। इसी आधार पे हल कर लिया है तो आगे जाकर वह इसी आधार पर गणित के सवालों को हल कर पाएगा, गणित के सवालों को हल कर पाएगा। अब कैसे? तो ये गणित के सवाल पता है उसको, गणित के सवाल पता है तो गणित के सवाल के आधार पर वो क्या करेगा? सारी बातें बता पाएगा। चलिए एक तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया, एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूं जो कि आप बहुत अच्छी तरह से समझते भी हो। एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूं कि जैसे आप कोई भी नियम, ये जैसे आप चाइल्ड पेडागोजी के बारे में पढ़ रहे हो, चाइल्ड पेडागोजी के बारे में, सीडीपी के बारे में पढ़ रहे हो, तो सीडीपी में जितनी बातें, चाहे वह हम ग्रोथ की बात कर लें, चाहे डेवलपमेंट की बात कर लें, चाहे पर्सनालिटी की बात कर लें, चाहे इंटेलिजेंस की बात कर लें, चाहे लर्निंग की बात कर लें, चाहे हम जो है और भी चीजें, सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन की बात कर लें, जितनी भी चीजें हैं वो सारी बातें अगर आपने पढ़ी हुई हैं तो उन पढ़े हुए को जब भी उस प्रकार का प्रश्न आएगा तो उसको आप एक्सप्लेन कर पाओगे, उसको जनरलाइज कर पाओगे कि यह चीज यहाँ से संबंधित है, यह चीज यहाँ से संबंधित। आपने टीचिंग पढ़ लिया, आपने लर्निंग पढ़ लिया, आपने एक्विजिशन पढ़ लिया, ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, तो पढ़े हुए के आधार पे आप उसको जनरलाइज कर पाओगे। वही कह रहा है कि अगर आप पढ़े नहीं हो तो नहीं होगा, अगर आप पढ़े हुए हो, उस चीज को पर्टिकुलर पढ़े हो तो आप उस चीज में बिल्कुल व्याख्या कर सकते हो। जैसे गणित के नियम अगर आपने पढ़ा हुआ तो गणित के नियम के आधार पे आप उसकी व्याख्या कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे अगर जो विकास के अगर सिद्धांत अगर आपने पढ़ा हुआ है, विकास के सिद्धांत पढ़ा हुआ तो विकास के सिद्धांतों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे करोगे? कि आपने उसको जाना हुआ, उसका जो मेन टाइटल है, जो मेन स्पेसिफिक चीज है, उसको आपने समझा हुआ है, उस समझने के आधार पे क्या करोगे? आप उसका जनरलाइज कर पाओगे। चलिए एक बार वापस से आ जाते हैं। पहला वाला क्या था? हाँ, समथिंग, अच्छा ये इधर है, यहाँ वाला तो दिख ही रहा है। क्या है? थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, यानी मस्तिष्क में कॉग्निशन से संबंधित जितना भी हमारे पास होता है, उससे कॉग्निशन से संबंधित हम क्या करते हैं? अपने अधिगम को ट्रांसफर करते हैं। जो हमको पूर्व में ज्ञान है, पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को हम ट्रांसफर करते हैं। तो ये एक बात हो गई थी थ्योरीज ऑफ मेंटल डिसिप्लिन में। दूसरी बात हुई थी कि जो हमको पूर्व में जो हमारे पास ज्ञान है, हमने वो एक प्रतिबिंब बनाया हुआ था, एक स्कीमा बनाया हुआ था, उस स्कीमा के आधार पे, उस चित्र के आधार पे, उस वस्तु के आधार पे सादृश्यता हम आगे लेके जाते हैं। उसी वस्तु के आधार पे सादृश्यता का हम आगे लेके जाते हैं कि वही चीज सेम कॉन्सेप्ट आगे होगा। जैसे हमने बताया कि मान लीजिए इतिहास का अभ्यास हमने करा हुआ है, इतिहास का ज्ञान, इतिहास का कॉन्सेप्ट हमारे पास है, तो हम इतिहास के आधार पर नागरिक शास्त्र को हम पढ़ सकते हैं। हम फलों के बारे में, अगर हमको फलों के बारे में पता है तो फलों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं, फलों का वर्गीकरण कर सकते हैं क्योंकि हमको फलों के बारे में जानकारी है।
अब फलों में से कुछ तीसरी चीज कंकड़ पत्थर आ गया, तो कंकड़ पत्थर का वर्गीकरण उसको नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो है यह सेम उसी से सादृश्यता, मतलब सेम वैसे ही लेके जाना, यह सादृश्यता हो गया। जनरलाइजेशन क्या हो गया, हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कोई कॉन्सेप्ट जाना हुआ है, समझा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को उसका मेन टाइटल अगर हमने जाना हुआ, स्पेसिफिक चीज जाना हुआ, उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, उसको आगे व्याख्या कर सकते हैं। इसको देने का काम चार्ल्स जेड ने दिया हुआ था 1908 में। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, अगला सिद्धांत को समझते हैं। अगला सिद्धांत क्या है? अगला सिद्धांत है क्या? आरोपण का सिद्धांत, या इसको कहते हैं प्रतिस्थापन का सिद्धांत, या इसको कहते हैं थियरीज ऑफ ट्रांसपोजिशन। हाँ चलिए इसको समझ लेते हैं। आरोपण का सिद्धांत, तो इसको कहेंगे अंग्रेजी में थियरी ऑफ ट्रांसपोजिशन। थियरीज ऑफ ट्रांसपोजिशन, चलिए हमको इतने में ही समझना है, हम इतने में समझेंगे। हाँ, थियरी ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या है, इसको किसने देने का काम किया, उसको पढ़ते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। थियरी ऑफ ट्रांसपोजिशन किसने दिया हुआ है, तो ये जो है वो गेस्टाल्टवादी है। कौन है? गेस्टाल्टवादी। चलिए गेस्टाल्टवादी को और क्या कहते हैं चैट में बताइएगा। गेस्टाल्टवादी, इसको देने का काम जो है वो गेस्टाल्टवादियों ने किया है। गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत पर आधारित है। यह क्या है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पर। गेस्टाल्टवादियों कहते हैं समग्रता, समग्रता या होलिस्टिक, होलिस्टिक कहते हैं या समग्रता कहते हैं, जिसमें यहाँ पे यह बात होती है कि जिसके पास जितनी सूझ होगी, जिसके पास यहाँ पे सूझ की बात होती है, अंतर्दृष्टि की बात होती है। इसमें क्या होती है? अंतर्दृष्टि की बात होती है, सूझ की बात। अंतर्दृष्टि या सूझ, सूझ यानी जिसके पास जितनी बुद्धि होगी वो उतना ही कर पाएगा, वो उतना ही ज्ञान को ले पाएगा। तो यह बुद्धि पर आधारित करता है। आरोपण का सिद्धांत मतलब वो कितना आरोपित कर पाएगा। आरोपित मतलब क्या? कि वो आगे कितना कर पाएगा। हमने जैसे कहा कि चलो आपको जो है ड्राइंग करनी है, तो ड्राइंग करनी है, हमने आपको ये यहाँ पे एक कंपोनेंट दे दिया, कहा कि आपको यहाँ पे ड्राइंग करनी है और कई प्रकार के फूल बनाने हैं। तो मुझे जितना पता होगा, मुझे मेरे लेवल का जितना पता, मेरा जितना संज्ञान होगा, मैं उतना ही यहाँ पे फूल पत्ती बना लूंगा। वो भी फला पूरा जो भी है वो मैं यहाँ पे फूल पत्ती बना लूंगा। क्यों अच्छा होगा बुरा होगा पता नहीं, ये मैं फूल पत्ती बना लूंगा। तो ये फूल पत्ती मेरे आधार पे है, मेरे संज्ञान पे, मेरे ज्ञान पे, मेरे पूर्व अनुभव के आधार पे है, मेरी सूझ के आधार पे मैं कैसा बनाऊंगा। जैसे इसी पे तारे जमीन पर जो एक मूवी, उसमें ईशान शर्मा है, ईशान शर्मा क्या करता है, उसका बिल्कुल आउटर बॉक्स जाता है। हालांकि वह रीडिंग में नहीं होता अच्छा, राइटिंग में नहीं अच्छा होता है, बट उसकी जो आर्ट बहुत अच्छी होती है, तो वह बिल्कुल अलग हट करके सोचता है, यानी उसकी सूझ क्या है, बिल्कुल अलग हट करके क्रिएटिव है। तो क्रिएटिव सूझ, आउट ऑफ बॉक्स सूझ, सूझ के आधार पे उसका लर्निंग का ट्रांसपोजिशन होता है, यानी लर्निंग का स्थानांतरण होता है। किसके आधार पे? सूझ के आधार पे, उसकी बुद्धि के आधार पे, उसके अंतर्दृष्टि के आधार पे, उसके ज्ञान के आधार पे। तो ज्ञान के आधार पे अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी सूझ रहेगी, जितनी जितनी सूझ रहेगी, सूझ का मतलब नहीं कि हाथ पैर सूझ गया, ये हाथ पैर सूझ गया, मुंह सूझ गया, ये जो है सब कुछ सूझ गया, किसी ने चपेट मार दिया, खूब लात घुसा मार दिया, वो सूझ जाना, वह नहीं भाई। सूझ मतलब क्या? दिमाग, बुद्धि, तर्क, लॉजिक, ये सब, इसे कहते हैं सूझ। तो सूझ देने का काम जो है वो गेस्टाल्टवादियों ने दिया है। वर्दीमर का जो संप्रदाय है वह उन्होंने दिया हुआ है इसको। इसमें कोहलर ने चिंपैंजियों पर प्रयोग करके उसको बताया कि चिंपैंजी में बुद्धि होती है और बुद्धि के आधार पे वो एक समग्र को लेकर के चलते हैं, पूरा समग्र ज्ञान एक साथ में दर्शाते हैं। तो बुद्धि को लेने के लिए बस एक ही चीज नहीं काम आती है, उसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर तीनों मिलकर के काम आते हैं। ओके, तो सूझ पर समझ लेते हैं। सूझ जिसके पास जितनी अच्छी होगी, अंतर्दृष्टि जिसके पास जितनी अच्छी होगी, उसका लर्निंग का ट्रांसफर उतना ही अच्छा होगा। यानी इसका जो मेन कॉन्सेप्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया कि सूझ के आधार पे, सूझ के आधार पर अधिगम का अंतरण होता है। अधिगम का अंतरण होता है। अब यहां तक समझ आ गया होगा। यानी जिसके पास जितनी सूझ है उतना ही उसका अधिगम का अंतरण होगा। तो सूझ के आधार पर अधिगम का अंतरण होता है, इतना हमने समझ लिया। तो जैसे मैंने बताया, जिसके पास जितनी सूझ होगी वो उतना ही एक्टिविटी करेगा, उतना ही क्रियाकलाप करेगा और उतना ही वो आगे जाकर के सीख पाएगा। चलिए, तो अब हमने यहाँ पे ये इतनी बातें समझ ली। अब लास्ट में आते हैं सीखना सीखने का सिद्धांत। सीखना सीखने का सिद्धांत। अब सीखना सीखने का सिद्धांत क्या है उसको समझ लेते हैं। सीखना सीखने का सिद्धांत
ये क्या है, इसमें जितना जितना बच्चा जितना सीखने की जितनी इच्छा होगी, जितना सीखने की इच्छा होगी, मान लीजिए आज मैं देख रहा हूं, आज इसमें खाली 9 लोग हैं, आज 9 लोग हैं, बाकी सारे लोग आज जो है वो छुट्टी मना रहे हैं। तो छुट्टी मना रहे हैं, आज उनको सीखने की इच्छा नहीं है, कल हो सकता है सीखने की इच्छा होगी। आज सीखने की इच्छा नहीं, इसलिए 9 लोग हैं, कल जब सीखने की इच्छा होगी तो ज्यादा लोग हो जाएंगे। इस आधार पे कह सकते हैं कि सीखना, जिसके अंदर में जितना एंथुसिज्म होगा, जितना सीखने की अभिलाषा होगी, वो उतना ही सीखने के प्रति प्रेरित होगा। जैसे आज कल एग्जाम नहीं है आपका, कल एग्जाम नहीं है और किसी ने कहा कि चलो पढ़ो, तो आप नहीं पढ़ोगे। वहां पे आपके अंदर में वो ललक नहीं आएगी, वो अभिलाषा नहीं आएगी, वो एंथुसिज्म नहीं आएगा, वो कैपेसिटी नहीं आएगी। तो जब अगर एग्जाम है, सामने आपकी टारगेट दिख रहा है, तो आप पढ़ने के लिए प्रेरित होगे, जब बहुत ज्यादा पढ़ोगे। तो ये जो है वह कहता है सीखना, सीखने का सिद्धांत, जितना व्यक्ति प्रेरित होगा, जितना व्यक्ति तत्पर होगा। यहाँ पे यह वाला भी आता है, यह वाला इनका थॉर्नडाइक का नियम भी यहाँ पे आकर के लागू होता है कि जितना व्यक्ति जो है वह तैयार रहेगा, जितना व्यक्ति जो है वो अभ्यास करेगा, उतना ही उसका सीखने का चीज बढ़ेगा। तो यह यहाँ इस पर कहता है कि यह जितना सीखने के लिए तत्पर रहेगा, सीखने के तत्परता, सीखने के तत्परता के आधार पर अधिगम का अंतरण होता है, अधिगम का अंतरण होता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। आपने बहुत सारे मूवी भी देखे होंगे, इस पर एक एग्जांपल बताता हूँ। बहुत सारी मूवी भी देखे होंगे। एक मूवी लखनऊ में फिल्माई गई थी और उसमें राजकुमार राव और अमृता, शायद समथिंग यही है क्या, राजकुमार राव की मूवी, इतना मेरे को याद आ रहा है। हाँ, उसमें वह एक राजकुमार राव जी जो है वो पुराने समय में एक लड़की से जो है वो प्यार करता है। तो उसमें वो क्या होता है कि वो आईएएस बनी रहती है, आईएएस की तैयारी करती है, और एक समय आता है कि उसने आईएएस का फॉर्म भरा हुआ होता है, और आईएएस के फॉर्म भरने पर जब उसका आ जाता है कि चलो तुम्हारा आ गया, तुमने क्वालिफाई कर लिया, मतलब उसने एग्जाम दिया तो उसका क्वालिफाई हो गया, उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। अब थोड़ी और उसको तैयारी करनी थी, वो तैयारी के लिए चली गई। शादी का समय यहाँ रखा हुआ था, शादी के मंडप से वो उठ करके चली गई, शादी के मंडप से उठ करके चली गई कि नहीं, हमको तुम्हारे लिए सबसे पहले कैरियर है, शादी हमारे लिए नहीं है, कैरियर हमारे लिए है। तो वहां पे जो इतना सब कुछ था, तो राजकुमार राव जो है उसका वो दिल टूट जाता है। टूटने के बाद वो क्या करता है, आगे जाकर के वह कहता है कि आज के बाद यहाँ इस साइड में मुझे देखना ही नहीं है, देखना नहीं। तो वो कहता है कि इसने आईएएस को बनने के लिए सबसे पहले इसने आईएएस को देखा था, तो मैं इससे ऊपर वाला बन करके दिखाऊंगा, इससे ऊपर का बन के दिखाऊंगा। जबकि उसको कुछ नहीं आता है, वो एक छोटा सा ये काम करता है। हाँ, मेरी शादी में जरूर आना, सही बात है, मेरी शादी में जरूर आना, धन्यवाद आपने बताया। तो ये जो है इसमें वह करता क्या है कि वह खूब ज्यादा तैयारी करता है। वह जो क्लार्क होता है, उस क्लार्क से उठ करके एक ऐसा आईएएस बनता है जिसके नीचे वो काम करती है, और उसको यह रियलाइज होता है कि नहीं, हमें जो है यह आगे काम करना है, और हमने इसके साथ इसको हर्ट किया हुआ था, हमको ये काम नहीं करना था, भले कैरियर है बट हमारे साथ ये भी इसको साथ में लेके चलना चाहिए। तो ये चीज कभी कभी क्या होती है, वो ललक जब होती है ना, वो ललक व्यक्ति को आगे जाकर के बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो ऐसे ही सीखना किस पर निर्भर करता है, उसके तत्परता पर। सीखना किस पर निर्भर करता है, उसके अभ्यास पर। सीखना किस पर निर्भर करता है, उसके प्रभाव पर, उसका प्रभाव कैसा आ रहा है। तो सीखने का सिद्धांत में यह बातें करी गई है। चलिए, इसी में एक और सिद्धांत है, छोटा सा सिद्धांत, उसको भी समझ लेते हैं। एक सिद्धांत, दो सिद्धांत, तीन सिद्धांत, चार सिद्धांत, पांच सिद्धांत, एक छठवां सिद्धांत है, उस छठवें सिद्धांत को भी समझ लेते हैं। सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, उसका नाम है सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। अब ये क्या है, सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत? आपने जो बुद्धि है, बुद्धि के बारे में पढ़ा होगा। तो बुद्धि के प्रकार, बुद्धि का प्रकार को कैसी होती है, उसको बुद्धि के प्रकार में एक बहुत बढ़िया जो है वो स्पीयरमैन है, बहुत बढ़िया स्पीयरमैन ने, उन्होंने बताया हुआ था टू फैक्टर थ्योरी। उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी बताई हुई थी। एक है टू फैक्टर में एस और जी, एक जी है, एक जी फैक्टर है और एक एस फैक्टर है, एस फैक्टर और जी फैक्टर। एस फैक्टर और जी फैक्टर, दो फैक्टर है, एस फैक्टर और जी फैक्टर, दो फैक्टर होते हैं। इन्हीं दोनों फैक्टरों पर क्या होता है, काम करता है। इन्हीं दोनों फैक्टरों पर जो है वह लर्निंग काम करती है। तो कहते हैं कि जो जनरल, जो स्पेसिफिक होता है, वह स्पेसिफिक तो नहीं बदलता है,
स्पेसिफिक जो है वह नहीं बदलता है, यानी यह स्पेसिफिक क्या है उसका, यह वंशानुक्रम है, स्पेसिफिक वंशानुक्रम है, यह जीन जो है वह तो नहीं बदलता है, जबकि जो जनरल चीजें वह बदलती हैं। जब लर्निंग का अधिगम होता है, लर्निंग का अंतरण होता है स्पीयरमैन के अनुसार। इसको किसने दिया हुआ है, इसको समझ लीजिएगा, इसको देने का काम स्पीयरमैन ने किया हुआ, दिख रहा है ना, हाँ, इसको स्पीयरमैन ने दिया हुआ है। किसने, यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्पीयरमैन, स्पीयरमैन ने दिया हुआ। स्पीयरमैन कहते हैं कि लर्निंग जो है एक स्पेसिफिक चीज जो होती है, उसके पास जो ज्ञान है, मान लो हमारे अंदर टीचिंग है, टीचिंग का हमारे पास गुण है, यह गुण है, इस गुण के आधार पे मैं इसको जनरलाइज करूंगा कि मेरा पढ़ाने में मन है, मेरा मूल्यांकन में मन है, मेरा पाठ्यक्रम को निर्माण में मन है, मैं अलग अलग जगहों पे मैं मेरा वो करूंगा, उसको व्याख्या करूंगा, उसको फैलाऊंगा। बट जो स्पेसिफिक चीज है वो स्पेसिफिक नहीं बदलती है, यानी किसी का एटीट्यूड है वो एटीट्यूड नहीं बदलता है, बट एटीट्यूड के साथ में उसके जो कौशल है वो कौशल क्या होते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो इसको उन्होंने कहा था कि जैसे यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर कोई बच्चा भूगोल या विज्ञान का कोई अध्ययन करता है, तो भूगोल और विज्ञान का जो अध्ययन है, भूगोल और विज्ञान तो नहीं बदलेगा, बट उसके अंदर जो कौशल है वह क्या होंगे, वो बदलेंगे। तो यहाँ पे यही बस मेन बात है, इतना ही हमको समझ के रखना है कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना है, स्पेसिफिक नहीं बदलेगा बट उसका जनरलाइजेशन होगा। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना होता है, यही सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। तो ये चीज जो है वह बढ़ती है, यानी सारी चीजें, यह सभी जो है, यह हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, सब बहुत सारी चीजों को सीख करके क्या आते हैं, किसकी तरफ आते हैं, वो विशिष्ट की तरफ आते हैं। तो इसीलिए कहते हैं इसको सामान्य से विशिष्ट की ओर। चलिए एक बार मैं वापस से इन सभी सिद्धांतों को एक बार मैं वापस से समझाता हूं, इन सभी बातों को मैं एक बार वापस समझाता हूं। पहला क्या है, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, जिसे कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पे हम नए ज्ञान का निर्माण करते हैं, हमारा अधिगम का अंतरण होता है। दूसरे में कहते हैं कि जितना हम अपना हमारे पास जो पुराना ज्ञान है, पुराने ज्ञान को जो हमने स्कीमा बनाया हुआ है, जो सादृश्य है एक जैसा ही, उसी के आधार पे हम दूसरी तरफ पे लेके जाते हैं, उससे बदलता नहीं है। जो ज्ञान हम लेके आते हैं उसी ज्ञान के आधार पर उसी ट्रैक पर जाते हैं, ट्रैक नहीं बदलता है। तीसरे में कहते हैं जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन में बात होती है कि अगर हमने कोई एक नियम, कोई प्रमेय, कोई निर्णय या कोई एक वस्तु सीखी हुई है, तो फिर हम उसका जाकर के जनरलाइजेशन करते हैं। तीसरी बात हुई है ट्रांसपोजिशन में। तो ट्रांसपोजिशन में बात करते हैं कि हमें हमारी सूझ के आधार पे, हमारे ज्ञान के आधार पे हम क्या करते हैं, लर्निंग को आगे ट्रांसफर करते हैं। फिर तीसरी कहते हैं तत्परता, सीखने के आधार पे सीखने का नियम, यानी सीखने के आधार पे होता है, तो सीखने के आधार पे हम सीखना करते हैं, यानी लर्निंग का ट्रांसफर कैसे होता है, लर्निंग के स्टाइल के आधार पे या लर्निंग का जो उसके नियम है उसके आधार पे। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, इन नियमों के आधार पे जो है वो लर्निंग का ट्रांसफर होता है। आगे बात करते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो जो सामान्य चीजें हैं, सामान्य से ही चीजें जो है वो विशिष्ट बनती है, विशिष्ट चीज नहीं बदलती, जबकि सामान्य चीज क्या है वो बदलती रहती है, वो फैलते रहती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और यहाँ पे बता दूं, यही मैं कह दूं कि ये क्या है, यह विशिष्ट है, यह तो यही रहेगी, इसका फैलाव होगा चारों तरफ, इसका फैलाव होगा। जैसे मैं कह दूं यहाँ महात्मा गांधी ये क्या है, महात्मा गांधी एक विशिष्ट है, महात्मा गांधी विशिष्ट है। इस महात्मा गांधी को क्या कर रहे हैं आप, फैला रहे हैं। किसको फैला रहे हैं, महात्मा गांधी फैला रहे हैं, महात्मा गांधी जी वही है बट आप उनको फैला रहे हैं। ये इसी को कहा गया है क्या, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये जो है, अब यहाँ पे इन सारी बातों से ये जो है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स महात्मा गांधी बता रहे हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स महात्मा गांधी बता रहे हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स महात्मा गांधी बता रहा है। ये सारी बातें महात्मा गांधी को बता रही है, यानी महात्मा गांधी जी तो वही है, उनकी बातों को फैलाया जा रहा है। ये कहता है क्या, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये अधिगम का जो है, ये अधिगम अंतरण के सिद्धांत है। तो 5-6 सिद्धांत मैंने आपको बताया। पहला वापस से मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, दूसरा समान अवयव का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, आरोपण का सिद्धांत, सीखना सीखने का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, जिसको किसने दिया हुआ, स्पीयरमैन ने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमने आपको समझाया। अब हम यहां से बढ़ेंगे आगे कि कुछ और बातें समझ लेते हैं। कुछ और क्या है, यहां समझेंगे अधिगम अंतरण की दशाएं क्या है, किस अवस्था के आधार पे, किस कंडीशन के आधार पे ये जो है, ये सब सारा घटित होता है। ये सारा घटित कब होता है, मतलब ये ध्यान हमारा कब आएगा, हम जो है अभ्यास कब करेंगे, सादृश्य कब बनेगा, हम नियम को लेकर के जनरलाइज कब करेंगे, हम जो है अपनी सूझ कब लगाएंगे, हम लर्निंग के आधार पे हम जो है वो नियमों के आधार पे लर्निंग कैसे करेंगे, हम जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर कब जाएंगे, उसके लिए क्या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस है, जिन कंडीशन की वजह से जो है वह लर्निंग का ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह लर्निंग जाती है कब, उसके लिए क्या क्या फैक्टर है, दशाएं हैं, उसको समझते हैं। चलिए यहां तो समझ आ गया, सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया।
स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे चले। चलिए, तो ले लिया होगा सभी ने, लिख भी लिया होगा, इतनी देर से तो चल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। हमारे पास 9:02 हो गए। हाँ, सिद्धांत थोड़ा सा मतलब बड़ा होता है, उसको समझने में टाइम तो लगता है। हाँ, चलिए हम यहाँ से बात करेंगे किसकी, हम यहाँ से बात करेंगे अभिगम अंतरण की दशाएं। तो कंडीशन ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन, कंडीशन कंडीशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कंडीशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसके बारे में समझेंगे। तो कंडीशन कौन कौन सी है उसको समझ लेते हैं। कंडीशन आप लोग भी समझते हैं, हमें वो फैक्टर्स, कंडीशन कोई कह सकते हैं फैक्टर्स, कंडीशन कोई कह सकते हैं क्या, फैक्टर्स। चलिए पहला फैक्टर समझते हैं। पहला फैक्टर यहां पे हम किसको लिखेंगे, तो सीखने वाले की इच्छा, उसकी विल पावर। अगर उसकी विल पावर है तो क्या होगा, वह सीखेगा। सीखने वाले की इच्छा, अगर सीखने वाले की इच्छा होगी तो क्या करेगा, वह सीखेगा, अदरवाइज वह सीखेगा नहीं। तो पहली इच्छा होगी क्या, पहला जो कंडीशन होगा, उसकी इच्छा डिपेंड करती है कि वह तैयार है सीखने को या नहीं। अगर आप तैयार नहीं हो सीखने के लिए तो वह नहीं आएंगे, नहीं सीखेंगे। कुछ लोग चले भी जाएंगे, नहीं अगर मन होगा तो चले भी जाएंगे, क्योंकि उनका आज मन नहीं है सीखने का। तो इच्छा नहीं है तो कोई भी काम नहीं करा सकता है। तो सबसे पहले इच्छा जागृत करवाना। दूसरी बात क्या होगी, सीखने वाले की मानसिक योग्यता। दूसरा निर्भर किस पर करता है, उसकी मानसिक योग्यता पर। सीखने वाले की मानसिक योग्यता, उसकी योग्यता भी निर्भर करती है किस पर, उसकी योग्यता से भी यह निर्भर होता है कि एक लर्निंग दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगी या नहीं। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई सिखा रहे हैं, यहाँ पे हमने ये इस क्लास में, इस वर्ग में आज आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में सिखा रहा हूं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ये मैं आज सिखा रहा हूं। इसमें मैंने जो कुछ भी सिखाया है, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है यह इस कंडीशन में कैसे ट्रांसफर होगा, यहां से यहां से यहां से ये जाएगा कैसे, ये कैसे इसमें आएगा, ये आएगा तो इसके लिए जरूरी है पहला सीखने वाले की इच्छा, दूसरा सीखने वाले की मानसिक योग्यता, और क्या, तो सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि। क्या, सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि। सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि जितनी होगी उतना ही जो है उसका सीखना आगे बढ़ेगा। सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि यानी वह जितना पढ़ा लिखा रहेगा उतना ही उसका क्या होगा, यह सीखना आगे बढ़ेगा। यानी यह भी निर्भर करता है उसका सीखने वाले की मानसिक योग्यता, पहला, दूसरा और तीसरा क्या, सीखने की शैक्षिक उपलब्धि। तो यह भी निर्भर करता है, जैसे मान लीजिए अगर बच्चा खाली पहली और दूसरी ही पास है, उसके पास उतना ही टेबल का ज्ञान है, तो वह उतना ही अपना ज्ञान की अचीवमेंट कर पाएगा। अगर किसी ने उससे ज्यादा पढ़ा हुआ, किसी ने ग्रेजुएशन करा हुआ, तो उसका शैक्षिक उपलब्धि और बेहतर होगा। यानी उसके पास शब्दों की मर्यादा, शब्दों का भंडार ज्यादा होगा बाकी के बच्चों की अपेक्षा। अब आगे बात करते हैं सीखने वाले में सामान्यीकरण की योग्यता। सीखने वाले के पास सामान्यीकरण करने की योग्यता है कि नहीं, सामान्यीकरण की योग्यता। सीखने वाले में सामान्यीकरण की योग्यता है कि नहीं, यह भी निर्भर करता है कि वह क्या किसी चीज को वह सामान्यीकरण कर पाता है, वो उसको एक्सप्लेन कर पाता है। तो यह भी उसके ऊपर निर्भर करता है। और क्या निर्भर करता है, विषय वस्तु की। और क्या निर्भर करता है, तो विषय वस्तु की उपलब्धता या समानता। जैसे हमने एनोलॉजी बात करी थी, अगर वह समान है तो बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। विषय वस्तु की समानता, एनोलॉजी जिसको कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ था इसके पहले। तो विषय वस्तु की समानता मतलब क्या, कि जैसे आज यहाँ पे टीईटी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो टीईटी आज आपको समझ में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको पढ़ोगे। अगर मैं यही जेईई की बात कर रहा हूं, अगर मैं यहीं पे जेईई की बात कर रहा हूं, ये तैयारी कराऊं या आईएएस की तैयारी कराऊं, तो क्या होगा, आपको आपके टॉपिक से या आपके रुचि से यह संबंधित नहीं है।
आपके टॉपिक से रुचि से संबंधित नहीं है तो आप इसमें पढ़ने में रुचि नहीं लगाओगे, इसमें पढ़ने में रुचि नहीं लगाओगे। आपके टॉपिक से, आपके मुद्दे से, आपकी इच्छा से, आपके लेवल से यह उचित है तो इसलिए आप इसको पढ़ोगे। तो ये यहाँ पे क्या है, विषय वस्तु की समानता भी निर्भर करता है, विषय वस्तु की समानता भी निर्भर करता है कि आप कहाँ जाओगे। ओके, यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। और क्या है, और है जो है वह अध्ययन विधियां। अध्ययन विधियां में समानता, अध्ययन विधियों की समानता भी क्या करती है, वो निर्भर करती है। अध्ययन विधियों में समानता, अध्ययन विधियों में समानता, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, आपको जो इच्छा है, आपको जो पढ़ने की इच्छा है उसी से संबंधित पढ़ाया जा रहा है क्या, अगर ये दोनों मैच करता है तो वो भी क्या होगा, समानता अगर होगी, विधियों में समानता होगी तो आप क्या करोगे, लर्निंग आपकी बढ़ेगी, आपका लर्निंग जो है इस स्थान से इस स्थान पे ट्रांसफर होगा। और क्या कहेंगे, विषय के अंतरण मूल्य, विषय के अंतरण मूल्य। चलिए अब कहेंगे इसे विषय विषय के अंतरण मूल्य। अब इसे क्या कहेंगे, विषय के अंतरण मूल्य को क्या कहेंगे, इसको भी समझ लेते हैं। ये क्या है, विषय के अंतरण मूल्य। तो विषय के अंतरण मूल्य क्या है, यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको कोई भी काम करता है तो उसके लिए वो हर्जाना मांगता है, हर्जाना की डिमांड करता है कि हमको क्या ये मिलेगा, हमको यह जो है वो मिलेगा, हमको इसमें काम, हम इससे हमारा फायदा क्या होगा, इससे हमारा फायदा क्या होगा, तभी वह करता है। यानी आगे जाकर के हमको इसको फायदा है। यहाँ पे टीचिंग में अगर सीडीपी रखा गया है, टीचिंग में सीडीपी रखा गया है, टीचिंग में मेथोडोलॉजी रखा गया है, मतलब ये हमारा टीटी में मेथोडोलॉजी, यानी यह सब क्यों रखा गया और बच्चे पढ़ेंगे क्यों, इस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यह सब टीचर के लिए बेहतर है, यह सब टीचर के लिए बेहतर है। जिसे हम बात करें थे प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पीडी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी टीचिंग के लिए जरूरी है। ये सब चीजें उसके लिए फायदेमंद है, उसका मूल्य है, मूल्य है। तो क्या करेंगे, वह सीखेंगे, वह सीखेंगे, इसका हर्जाना उनको, या इसका उनको जो है वो उसका मेहनताना, या उसको उसका आउटकम्स, या उसको हम कहें कि उसका इंसेंटिव अगर वो मिल रहा है तो बच्चे क्या करेंगे, उसको पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे एक साथ में एक रीइंफोर्समेंट भी रखना, रीइंफोर्समेंट भी हो तभी बच्चे क्या करेंगे, सीखेंगे, वही उसको कहते हैं मूल्य। चलिए लास्ट में बात क्या है, लास्ट इसको कहते हैं क्या, लास्ट को कहेंगे प्रशिक्षण। क्या कहेंगे इसको, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण भी डिपेंड करता है कितना प्रशिक्षण है उनको, ये प्रशिक्षण भी बहुत डिपेंड करता है। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी लर्निंग के लिए बेहतर करती है। अगर जितना बेहतर ट्रेनिंग कराई जाएगी उतना ही लर्निंग, जितना बेहतर प्रैक्टिस कराई जाएगी, जितना बेहतर लर्निंग कराई जाएगी, उतना ही वह यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या निर्भर करता है, सीखने वाले की इच्छा, सीखने वाले की मानसिक योग्यता, सीखने वाले के शैक्षिक उपलब्धि, सामान्यीकरण की योग्यता, विषय वस्तु की समानता, अध्ययन विधियों में समानता, विषय के अंतरण मूल्य, और क्या, और क्या, और जो है वो प्रशिक्षण। कैमरा क्यों बंद हो गया, तो ये सब सारी बातें क्या करती हैं, वह निर्भर करती हैं। चलिए तो यहां तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला पार्ट है वह अधिगम अंतरण का महत्व, क्यों ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कराना, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्यों करना। इतना हो गया, समझ लिया सभी ने, इतना समझ लिया, लिख लिया, तो आगे बढ़े। चलिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हमने इतना समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं इसका महत्व क्या है, महत्व को समझेंगे, महत्व को समझेंगे। अधिगम अंतरण का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, क्यों करना भाई, आप लोग भी कह सकते हो, बता सकते हो। अगर यहाँ पे 2 वे प्रोसेस होता मैं आप लोगों से जरूर पूछता कि क्यों करना, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस को समझेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसको समझेंगे। तो क्यों करना, देखिए हम, हमारे पास अगर कोई चीज सीखी हुई है, अगर हम उसको समाज के योग्य नहीं बना सकते हैं तो हमारा सीखना व्यर्थ है, हमारा सीखना व्यर्थ है। हमने इस सीखी हुई चीज को अगर हम यहाँ पे नहीं ला सकते हैं तो हमारा यह सीखना, हमारा यह ग्रहण करना बेकार है, हमारा यह ग्रहण करना बेकार है। अगर हम यहाँ से कोई भी चीज, कोई भी लर्न करी चीज, कोई भी लर्न करी चीज अगर हम इस जगह से इस जगह पे अगर हम ट्रांसफर, स्थानांतरित नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो हमने सीखा हुआ नहीं है, हमारे सीखने में कहीं कहीं कोई समस्या है, या हमारे अंदर वो विल पावर नहीं है, हमारे अंदर वो इच्छा नहीं है। तो हमें यहाँ से सीखी हुई चीज को यहाँ पे लेके आना है, इसको लेके आने के लिए ये हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। जरूरी है किस लिए, तो बात करते हैं क्यों जरूरी है, हमें सीखना क्यों जरूरी है। तो पाठ्यक्रम निर्माण में हमें क्या है, अधिगम हमको करना क्यों, हमें ट्रांसफर क्यों करना, तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं,
सबसे पहला क्या होगा, इसे कहेंगे पाठ्यक्रम का निर्माण करने। कहां करेंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहला है पाठ्यक्रम का निर्माण। पाठ्यक्रम के निर्माण में कहां पे हम है तो पाठ्यक्रम के निर्माण में हमारा हमने जो सीखा हुआ है हम अपने पाठ्यक्रम में क्या करेंगे उसको शामिल करेंगे और बच्चे भी जानेंगे, उन पर भी हमारा असर पड़ेगा। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में अधिगम का अंतरण जो है वह क्या होता है, वह सहायक होता है। दूसरा होता है शिक्षण विधियों में, शिक्षण विधियों के उद्देश्य से, शिक्षण विधियों को ध्यान में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए, शिक्षण विधियों को ध्यान में रखते हुए, शिक्षण विधियों को ध्यान में रखते हुए, शिक्षण विधियों को ध्यान में रखते हुए। तो शिक्षण विधियों को ध्यान में रखते हुए मतलब क्या कि यहाँ पे हमने जितना भी जो कुछ भी सीखा हुआ है यह उसको आगे जाकर के आगे की पीढ़ी में हम कैसे इसको ट्रांसफर कर पाएंगे, क्या वह शिक्षण विधियां हमारे लिए फायदेमंद है या वह शिक्षण विधियां हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो कौन सी शिक्षण विधि हमारे लिए एक लर्निंग को सीखने के लिए, क्योंकि शिक्षण विधियां एक नहीं होती हैं, कई सारी होती हैं। तो शिक्षण विधियां इसमें बहुत सारी हैं। इन शिक्षण विधियों में से कौन सी शिक्षण विधि हमारे लिए बेहतर हुई, मान लीजिए अगर शिक्षण विधि बेहतर हुई तो हमें इस शिक्षण विधि को आगे ले आकर के लेके जाना है सीखने के लिए। हमें इन दोनों शिक्षण विधियों को आगे लेके जाना है, जैसे प्रोजेक्ट मेथड हुआ, ह्यूरिस्टिक मेथड हुआ, लेक्चर मेथड हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हुआ। ये सब सारे मेथड जो है इसमें से कौन सा मेथड हमारे लिए लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन ही फायदा हो रहा है, या हमारे लिए ह्यूरिस्टिक मेथड ही फायदेमंद हो रहा है, या हमारे लिए इंडक्टिव डिडक्टिव ही फायदेमंद हो रहा है, उन मेथड को हम आगे ले आकर के कैरी ऑन करें। अब मैथ में कौन सा मेथड हो रहा है, तो लर्निंग में हमको मैथ में इंडक्टिव डिडक्टिव सुटेबल हुआ तो हम इंडक्टिव डिडक्टिव को कैरी करेंगे। यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करने के लिए हमने मेथड का, शिक्षण विधियों का चयन किया तो यहाँ पे भी हमें यह फायदेमंद होता है। चलिए आगे बात करते हैं किसकी, आगे बात करते हैं अध्यापकों के लिए। अध्यापकों के लिए यानी शिक्षकों के लिए भी, शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के लिए भी ये क्या होता है, यह फायदेमंद होता है। यानी शिक्षक जितना अपने आप को ट्रेन करेंगे उतना ही वह क्या होगा, शिक्षक को भी अपनी लर्निंग को बढ़ाना होगा। तो शिक्षकों को भी वह लगातार यह मदद करता है। यानी जितना शिक्षक सीखे रहेंगे उतना ही वह आगे लर्निंग बेहतर तरीके से बढ़ती रहेगी। लर्निंग जैसे हम अगर सतत, इसी को कहते हैं सतत जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं क्या, सीपीडी, उसको कहते हैं सीपीडी, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यह सीपीडी अगर होता रहेगा किसी भी टीचर के लिए, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट अगर होता रहेगा तो शिक्षक जो है वह इनका जब ये सीखे रहेंगे तो इनका लर्निंग का ट्रांसफर क्या होगा, कहां होगा, कि बच्चों में होगा। शिक्षकों का लर्निंग का ट्रांसफर किसमें जाएगा, बच्चों में जाएगा। तो वह बच्चों में अच्छी लर्निंग का ट्रांसफर करने के लिए टीचर को भी लगातार सीपीडी करना होना, यानी शिक्षकों के लिए भी लर्निंग का ट्रांसफर होना यहाँ भी फायदेमंद है। तो हमने बताया पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षण विधियों को ध्यान में रखते हुए और शिक्षकों के लिए यहाँ इन जगहों पे जो है वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आवश्यक है। चलिए यहाँ पर जो है अभी आज ये फिनिश होता है। आज मैंने आपके बीच में क्या बताया, क्या मैंने समझाया, तो मैंने आपको समझाया कि सबसे पहला शिक्षण ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में कौन कौन से ऐसे सिद्धांत है, वह सिद्धांत मैंने आपको 6 बताए, वह 6 सिद्धांत आपको जो है वो समझ में आ गए। तो 6 सिद्धांत कौन कौन से थे एक बार जो है मैं ब्रीफ में आपको समझा दूं, एक बार आपको बता दूं। तो पहला सिद्धांत था मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, दूसरा था समान अवयव का सिद्धांत, तीसरा था सामान्यीकरण का सिद्धांत, चौथा था आरोपण का सिद्धांत, पांचवा था सीखने का सिद्धांत और छठवां था विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने का सिद्धांत। तो 6 प्रकार के सिद्धांत मैंने आपको बताए। फिर मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि यह जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, यह ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की दशाएं क्या कौन कौन सी है, कंडीशंस कौन कौन सी है। तो कंडीशन मैंने आपको बताया कि सबसे पहली कंडीशन होती है कि जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उस लर्नर की जो है तो उसके पास एक इच्छा होनी चाहिए, एक विल पावर होनी चाहिए। जब वो विल पावर होगी तो सीखेगा। दूसरा मैंने बताया था उसकी मानसिक स्थिति जो है वो बेहतर हो तब वह सीख पाएगा। दूसरी यानी उसकी मानसिक योग्यता, जिसमें वो लॉजिक कर सके, जिसमें तर्क लगा सके, जिसमें वह रीजनिंग कर सके, जिसमें वह जो है वह और भी चीजें वह कल्पना कर सके, जिसमें वो क्रिएटिविटी ला सके, यह सब चीजें उसके लिए जरूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग कर सके। फिर तीसरी बात थी शैक्षिक उपलब्धि, यानी जितना उसका एजुकेशनल अचीवमेंट उसका होगा उतना ही उसका लर्निंग जो है ट्रांसफर आसानी से होगी। सीखने के लिए सामान्यीकरण करने की योग्यता, सीख तो लिया, बच्चे ने सीख लिया, बस अंदर ही रखा है, उसको बाहर नहीं निकाल रहा है,
तो बाहर अगर नहीं निकालेगा तो लर्निंग का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि जितना आप दूसरों को पढ़ाओगे, जितना लोगों को बांटोगे, उतना ही लर्निंग बढ़ेगी। तो लर्निंग का ट्रांसफर लोगों को देने से बढ़ता है। लोगों को देने के लिए तो जनरलाइज होना जरूरी है। और क्या, विषय वस्तु में समानता, अगर उसी पैरेलल पे हम जाएंगे, हम अगर टीचर हैं तो टीचर में ही जाएंगे, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर में ही जाएगा, अगर इंजीनियर है तो इंजीनियर में ही जाएगा। तो इस रूप में अगर जाएंगे तो क्या होगा, लर्निंग का ट्रांसफर बहुत अच्छी तरह से होगा। तो ये भी जरूरी है। और क्या जरूरी है, अध्ययन की विधियों में समानता। अगर एक ही अध्ययन की विधियों में अगर हमें सिखाने को मिला हुआ है तो क्या होगा, हम सीखेंगे। आज मैं आपको जो है आकर के लेक्चर मेथड से सिखाया, कल मैंने आपको जो है एक्टिविटी करा करके सिखाया, परसों मैंने कुछ तीसरा एग्जाम्पल ले लिया, चौथा एग्जाम्पल ले लिया, तो बच्चे क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे। टीचिंग का जो है हॉचिंग पॉचिंग हो जाएगी। हॉच पॉच जब हो जाएगा तो लर्निंग बेहतर नहीं होगी। समान शिक्षण विधियों को लेकर के जब कैरी ऑन करेंगे तो जो है वह सीखने में आएगा। फिर बात करी गई थी विषयों के अंतरण। विषयों के अंतरण का मूल्य, यानी जब हम जो है ये लर्निंग को एक मूल्य देंगे, यानी जब वहां इंसेंटिव मिलेगा, तो इंसेंटिव मिलने पर क्या होगा, हमें पास होना, हमें फेल होना है, हमारा टारगेट है, टारगेट जब मिलेगा तो हम क्या करेंगे, लर्निंग को बेहतर तरीके से करेंगे। सबसे लास्ट जो होता है वह होता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण सबसे जरूरी होता है। जितना ट्रेनिंग दी जाएगी उतना ही लर्निंग का ट्रांसफर होगा। आगे मैंने बताया कि शिक्षण का अंतर मतलब महत्व का है, ये अंतर लर्निंग का ट्रांसफर जो है उसका महत्व कहाँ है। तो महत्व के लिए मैंने 3 बातें बताई हुई थी, पाठ्यक्रम का निर्माण, शिक्षण की विधियां और शिक्षकों के लिए। चलिए यहाँ तक जो है वो बात क्या होती है, फिनिश होती है। अब हम यहाँ से लेंगे कुछ आपके लिए प्रश्न। प्रश्न लेते हैं। चलिए कुछ आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। स्वजांच, उस पर ध्यान करिएगा। चलिए स्वजांच देखिए, आप लोग स्वजांच का जवाब दीजिएगा। पहला आपके सामने प्रश्न आ रहा है कुछ इस तरह से। पहला प्रश्न, चलिए पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। हाँ, पहला प्रश्न है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। किसको मैंने बताया था कि इस सिद्धांत को हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहते हैं। एक, समानता का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत किससे संबंधित है? समानता का सिद्धांत, या अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, या औपचारिक नियमों का सिद्धांत? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक, समानता का सिद्धांत। चलिए तो समानता का सिद्धांत, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है, वह 1 है। हाँ, समानता का सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं, 1 होगा। हाँ आगे चलते हैं। हाँ, किस सिद्धांत के अनुसार जब पहली परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति, किस सिद्धांत के अनुसार पहली परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में समान प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं तो होने वाले अधिगम अंतरण की मात्रा अधिक होती है? किसमें, किसमें? 3, वाह क्या बात है। समरूप तत्व का सिद्धांत। समरूप तत्व का सिद्धांत, वही जैसे समान अवयव का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक जी ने ही दिया हुआ है। थॉर्नडाइक का ही सिद्धांत है कि जब एक जैसी ही आगे जाएगी, समरूप तत्व उसी में आगे जाकर के भी रहेंगे तो लर्निंग क्या होगी, वह बेहतर। बहुत बढ़िया। यहाँ पे 3, यहाँ पे तीसरा वाला जो है आंसर क्या है, वो सही है। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। जब बच्चा कार्य करता हुआ उबने लगता है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता हुआ है तो इस बात का क्या संकेत है? बच्चा बुद्धिमान नहीं है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, या बच्चों में अनुशासन करने की जरूरत है। 3 होगा, जवाब दीजिए वापस से। जब बच्चा कार्य करता हुआ उबने लगता है तो यह किस बात का संकेत है? कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, संभवतः बच्चा यांत्रिक रूप से बार बार कर रहा है, मतलब यह कार्य संभवतः यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, या सीखने की योग्यता नहीं है। नहीं, सही बात है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, यानी मशीन लर्निंग, वो बार बार जो है हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चे क्या होंगे, वो उगने लगेंगे। एक चीज हो गई, अब दूसरी बढ़ो, तीसरी बढ़ो, चौथी बढ़ो। तो यहाँ पे अगर एक ही चीज को बार बार कराया जाएगा तो बच्चे क्या होंगे, वहां उगने लगेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दूसरा आंसर था। चौथा प्रश्न लेते हैं। सीखे हुए ज्ञान, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अनुपरिस्थिति
में उपयोग करने को कहते हैं। कोई भी सीखा हुआ ज्ञान, एक जगह से सीखा हुआ ज्ञान किसी अन्य परिस्थिति में लेके जाना, वह क्या कहलाएगा? प्रेरणा कहलाएगा, सीखने का स्थानांतरण कहलाएगा, भगनासा कहलाएगा, चिंता कहलाएगा। हमने कहीं से एक चीज सीखी हुई है, उसको हम कहीं दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, उसे कहेंगे क्या? स्थानांतरण या ट्रांसफर। बहुत बढ़िया, उसे कहेंगे लर्निंग का स्थानांतरण। चलिए, 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 5वां प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है सीखने का स्थानांतरण है, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। किसे कहेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? सीखी गई वस्तु को संभालना, सीखी हुई तकनीक का वैसा ही उपयोग करना, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में उपयोग करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? सीखी गई वस्तुओं को संभालना होगा, या सीखी हुई तकनीकी का वैसा ही उपयोग करना, या सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना। सही बात है, राइट आंसर है क्या? सीखा हुआ जो ज्ञान है, उस सीखे हुए ज्ञान को किसी अन्य परिस्थिति में लेके जाना, यह कहलाएगा क्या? सीखने का स्थानांतरण। चलिए, यहाँ पे 5 प्रश्नों का जो है वह श्रृंखला यहाँ पे समाप्त होती है। आपका जो स्व जांच है वह फिनिश होता है, कुछ रिसोर्सेस है, सोर्सेस है। थैंक यू सो मच। चलिए, अब यहाँ से ये पार्ट फिनिश होता है। आगे कैरी ऑन करें या फिर कल, क्योंकि लगभग 9:22 हो गए हैं। 1 घंटा 15 मिनट से अधिक का सेशन चला है। 1 घंटे तो कम से कम गया है पढ़ाने में। सेशन कैरी ऑन करें या कल? मैसेज करिए। कल, ओके। चलिए, तो आज सही बात है, आज आप लोगों को काम धाम भी होगा और पूजा पाठ करना होगा। जय पूजा पाठ करिए, कर लेंगे। ओके। नहीं सर, मतलब क्या कह रहे हो दीनू? नहीं, कल? हाँ, तो कल ही होगा, कल की ही बात कर रहे हैं। चलिए, आज किशन, आज आप लेट आए भाई, कितना पढ़ोगे? दूसरों का भी ध्यान रखिए थोड़ा। चलिए, वैसे तैयार तो है कंटेंट, ऐसा नहीं है। आज पूरी क्लास में थे सर। अच्छा, हाँ ठीक है। सुमेर दान, आज कोई नहीं, कल देख लेते हैं। सब कुछ एक ही दिन पढ़ेंगे तो सब नहीं हो पाएगा। आज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, थियरी थी, थियरी को पढ़ करके उसको रिकॉल करना, उसको स्टोर करना थोड़ा कठिन होता है। कल ले लेंगे, कोई बात नहीं है। हाँ, सतपाल, उषा, आपका क्या व्यू है? 2 लोगों ने तो कहा। पुष्पेंद्र, क्या व्यू है? संख्या भी कम है तो एक साथ में सब कुछ पढ़ा देंगे। तो सतपाल, कल, ओके। चलिए, सो मिलते हैं कल सुबह में। चलिए, थैंक यू सो मच। सॉरी किशन और सुमेर, थोड़ा ही पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, भाग नहीं रहे। एक आध दिन और एक्स्ट्रा लेक्चर ले लीजिए, कोई बात नहीं है। और आज छुट्टी का भी दिन है तो थोड़ा एंजॉय भी करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।